खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। अक्टूबर का महीना है, ये महीना ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का महीना है। अगर आप सब मुझे देख रही हैं, आज ही ज़रूर आपने ख़ुद को भी चेक करना है। जितनी ख़वातीन से आप जुड़ती हैं, आपके घर में काम वाली आती है, उसको बताएं, बच्चियों को बताएं, एक दूसरे को बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे को बचा सकें, एक दूसरे की अच्छी ज़िंदगी में, लंबी ज़िंदगी और उम्र में मदद कर सकें। ये एक मसला है जिसके बारे में कोशिश कर रहे हैं हम आपको कि आपको इन्फॉर्मेशन दें। डॉक्टर सायरा मेरे साथ मौजूद हैं जो कि ब्रेस्ट सर्जन है, और डॉक्टर ईशा मेरे साथ मौजूद हैं जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। सो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि हम यानी ऐसी जीन्स जो कि मौजूद थी, और एंजेलिना जूली ने उसको स्क्रीनिंग में पता चला है, उन्होंने अपनी दोनों ब्रेस्ट की जो है वो सर्जरी करवाई एंड उन्होंने एक स्टेप लिया, और एक बड़ा डेयरिंग स्टेप है। सारी ख़वातीन को उन्हें देखकर हौसला मिलना चाहिए। शी रिमेन ब्यूटीफुल, यंग, एनर्जेटिक, और वो काम कर रही हैं अपना। लेकिन क्या हमें जीन्स की डिटेक्शन हो, ये कैसे टेस्ट हम करें? जी, ये जो टेस्ट होता है ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो BRCA1 एंड BRCA2 जीन कहलाती है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी सिर्फ आगा खान ही, जो मेरी मालूमात के हिसाब से, मैंने कोशिश की थी आपके प्रोग्राम में आने से पहले और देखूं, तो उस पर आगा खान लेबॉर्ट्री करती है। और जो है इससे ये, लेकिन कौन लोग कराएं कि हर एक कराएं नहीं, जिन लोग की फैमिली में है, जैसे आपने पहले से बात हो रही थी, ओवेरियन कैंसर्स है, मुख्तलिफ और कैंसर्स हैं, प्रोस्टेट हो गया, कोलन कैंसर, और खट्टे हो रहे हैं। अच्छा, मतलब किसी फैमिली में अगर देखें प्रोस्टेट, कोलन और ओवेरियन कैंसर भी चल रहा है, तीनों चीज़ें, या मतलब फैमिलीज हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन है, ब्रेस्ट ओवेरियन, तो उन्हें ज़रूर करना चाहिए। फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न, जिनको हम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कहते हैं, वो मतलब होता है माँ, बेटी, बहन। तो अगर उनमें आप देखें नस्ल दर नस्ल इतने हो रहे हैं, जैसा मेरी अपनी फैमिली में, एक हमारी साइड की फैमिली है, उसमें मदर कज़न, दो खाला को हुआ, फिर खालाजाद भाई को हुआ, फिर एक और उनको हुआ। सो यू नो दे ऑल हैड टू गो फॉर जेनेटिक टेस्टिंग के देखने के लिए कि BRCA जीन तो नहीं है, कि अगर BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स कहलाती हैं, उनमें जो चांस ऑफ कैंसर अगर हो तो 80% तक BRCA1 में है और 2 में 60% तक। तो देखिए वो इतना बड़ा रिस्क है कि जैसे आपने कहा कि सर्जरी गो के बड़ी थी, लेकिन उनको सहूलत भी थी, उन्हें फॉरेन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी करा ली, तो शी डिड नॉट लूज हर ब्रेस्ट। और आजकल ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में ये एक बड़ा ऑप्शन मौजूद है जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का। तो जो आप कहते हैं निस्वानी हुस्न, तो वो भी नहीं, मतलब बहुत सारे लोग तो देखें डॉक्टर के पास जाने से इसलिए डरते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होगा, हाँ जी, आगे क्या होगा हमारा। तो मुझे ये भी समझ नहीं आती कि मतलब निस्वानी हुस्न जरूरी है कि जिंदगी जरूरी है? जी बिल्कुल, योर लाइफ इज इम्पोर्टेंट एंड देन ऑल द हुस्न कम्स लेटर। एंड सेकेंडली फरा, एक आपके प्रोग्राम के तहत में एक और बात, एक जनरल मैसेज है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। मेरे अपने एक पेशेंट आई जो मेरे पास आई थी गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए, तो इत्तेफाक से जब मैंने उनका वर्कअप किया तो उनके लंग में भी पानी जैसा एक्सरे होता है। एंड देन यू नो फिर जब उनकी हिस्ट्री ली और उनसे पूछा, क्योंकि नॉर्मली अगर आपके पास कोई गॉल ब्लैडर सर्जरी गॉल स्टोन्स के लिए आ रहा है, उसका पूरा तो एग्जामिनेशन नहीं कर रहे होते, एब्डोमेन नहीं देखेंगे। तो शी अपेरेंटली हैड अ ह्यूज लंप इन हर ब्रेस्ट जो 2 साल से उनका था, और मुख्तलिफ जगह की, और सब ने उनको कहा कि बायोप्सी करा लें, जो कि इसका अहम तरीन, जो हम डायग्नोसिस में 100% बायोप्सी से हमें पता चलता है। और बायोप्सी आजकल ये नहीं होती कि चीरा दे के निकालते हैं, वो लोकल में एक नीडल होती है और अल्ट्रासाउंड गाइडेड आप ट्रू कट बायोप्सी कहलाती है, और उससे वो लेके टिश्यू लेके देखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। लेकिन इन साहिबा ने 2 साल से कुछ नहीं किया, क्योंकि इनके कुछ रिश्तेदारों ने इनको कहा कि बस वही जैसे होता है ना, होम्योपैथ कर लो, दम कर लो, दरूद कर लो, बट नॉट डॉक्टर का मशवरा ना मानो। तो मैं ये कहूँगी अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और आपको कोई मशवरा देता है, अगर आप उस इलाज को फॉलो नहीं करना चाहते तो आप दूसरे डॉक्टर से मशवरा कर लें, सेकंड ओपिनियन। या जैसे मेरे पास कोई आए, मैं कहूँ अच्छा हम तो वी विल डू मेस्टेक्टमी, यानी ब्रेस्ट रिमूव करेंगे, अब आप यू डोंट वांट टू डू दैट, तो टेक अ सेकंड ओपिनियन, लेकिन ओपिनियन लेके डॉक्टर का पूरा फॉलो कर लें, अपने रिश्तेदार और फ्रेंड्स उनकी बातों में ना आए, क्योंकि उनसे आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल, मतलब एक और मिथ है डॉक्टर सायरा, वो ये कि नहीं बायोप्सी नहीं करा, इसका छेड़ा ना तो ये फैल जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। इसके बारे में भी प्लीज हमें बताइए। देखिए ये वाकई मिथ है, क्योंकि आजकल जो ट्रू कट बायोप्सी होती है, अगर बाकी कोई नीडल कोई, दिस इज अ फैक्ट, वो कहते हैं कि अगर आप नाइफ लगाएं तो ब्लड स्ट्रीम में वो सेल्स चले जाते हैं,
लेकिन जो हम लोग बायोप्सीज करते हैं वो सिर्फ आप एक नीडल के थ्रू करते हैं और उसमें वो कट नहीं लगता, तो वो टिश्यू सिर्फ लेते हैं। ठीक। तो उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये आपने कई दफ़ा मुझे भी यही सुनने को मिला है और फिर हम उसको करते हैं कि, और इसमें मैं सोचती हूँ, समझती हूँ कि डॉक्टर्स का थोड़ा सा ये रोल है कि मरीज़ों को थोड़ा सा टाइम दे के, जैसे जब आप अलामात का पूछ रही थी, तो जैसे अगर कभी कोई ट्यूमर हमारे पास, हमें गिल्टी महसूस होगी, लेकिन वो गिल्टी बहुत ही ख़तरनाक लगती, मतलब बहुत सख्त होगी, स्किन में शायद दबी होगी, स्किन से जुड़ी होगी इस तरह। और मैं ऐसे मरीज़ को सिर्फ कह के भेज दूँ कि बायोप्सी करा लो, लेकिन मैं उसको ये ना कहूँ कि देखिए कैंसर हो सकता है। थोड़ा सा मैं क्या मरीजों को ये नहीं कह रहे कि हो सकता है कैंसर ना हो, कई इन चीज़ों में ये होता है, सिर्फ इन्फेक्शन होता है, उसमें भी ऐसी इलामत हो सकती है। बिल्कुल सही कह, लेकिन आपको थोड़ा सा मरीजों को अवेयर करना होगा, और हमारे पाकिस्तान में भी कि मरीज को ना बताना, बाकी सब रिश्तेदार को बता दो। नहीं, बाकी रिश्तेदारों को भी नहीं बताना। मेरी एक वो काम वाली, और उसने बताया मुझे कि उसको इस तरह का कोई मसला, तो मैंने उससे यही कहा कि फौरी तौर पे कंसल्ट करो। नहीं बाजी वही दम कराना है, तो ये कराना है, तो वो कराना है। और उसके साथ उसका एक और इंसिस्ट क्या था, मेरे मियाँ को ना पता चले कि मुझे जो है ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है। वो फाइनली अपने मदर के घर चली गई कुछ 1-2 महीने के लिए कि यार मैं, मतलब है कि मुझे पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि मुझे मसला क्या है। सो ये जो एक हमारा, जब तक हम मेंटल ब्लॉक अपना ये नहीं ठीक करेंगे, यू बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हमें बताइएगा कि कैसे मसला हल हो कि ख़वातीन को अपने अंदर से ये जो एक फियर है और एक एंग्जाइटी है, ख़ासतौर पे शौहर को लेके, वो छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि यार आप तो अब यू आर नॉट अ वुमन, तो हमें तो एंटाइटलमेंट है, हम एक और खातून जो उससे लेकर आएंगे। अच्छा, इसमें फ़रा मैं इसको आगे प्रोसीड करने से पहले ही बोलूँगी कि जो सिम्टम्स हमें हो रहे होते हैं ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, जो हमें साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहे होते हैं, जहाँ पे हम इमोशनली डिस्ट्रेस होते हैं, फैमिली डिस्टर्बेंस हो जाती है, वहाँ पे हमारा ग्रीफ और लॉस भी होता है, और प्लस बॉडी इमेज भी होता है। समटाइम्स हम लोग फैमिली को क्यों नहीं बताते या आउटसाइड की सराउंडिंग को इसलिए नहीं बताते कि वो हमें ये कहेंगे कि यार इसको तो बहुत बड़ा मसला हो गया है, हमने इसके घर जाना बंद कर देना, हमने इसके बात करना बंद कर देना, खाना पीना भी बंद कर देना, हाँ, और बहुत जल्द ये ख़त्म होने वाली है, इस दुनिया से जाने वाली है। तो वो एक बहुत बड़ा एक ब्लॉक होता है जो आपके माइंड पे हावी हो जाता है। सेकेंडली होता है कि जब ऑब्वियसली आप ब्रेस्ट कैंसर से गुजर रहे होते हैं, जो सर्वाइवल पेशेंट्स होते हैं या जो हीलिंग के प्रोसेस में होते हैं, उनके हेयर भी लॉस होते हैं, फर्टिलिटी पे भी असर पड़ता है, ब्रेस्ट पे भी असर पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स हो रहे होते हैं, तो बॉडी चेंजेस हो रही होती हैं, तो वो खुद भी अपने आप को मिरर में कभी भी नहीं देख सकती, बिकॉज दे फील कि मैं अब अट्रैक्टिव नहीं रही, मैं अच्छी नहीं रही, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ब्यूटीफुल नहीं रही, मैं अगली हो गई हूँ, इसलिए कि मुझे आपको दूसरों की नज़र से देखते हैं। हमें अपने आप को अपनी नज़र से देखना चाहिए कि यार मैं सेहतमंद हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, मैं चल फिर सक रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में जो चंद लोग हैं मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ, दैट्स इट। आप दूसरों के लिए कि आप अट्रैक्टिव हैं या खूबसूरत नहीं हो यार, इवन इफ आप अट्रैक्टिव नहीं है दूसरों के लिए, व्हाट इज इट, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो दैट वाज द ब्लॉकेज इन माइंड के मैं ब्यूटीफुल नहीं रही, मैं अच्छी नहीं रही, तो मेरे हस्बैंड को जब पता लगेगा तो शायद वो मेरे साथ उस तरह से उनका रिलेशनशिप ना चले। हस्बैंड का नहीं रहता। हमारे यहाँ मर्दों की भी ये मेंटल ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है कि ये एक बीमारी है, अगर आपको हो जाए खुदा न खास्ता, तो विल यू एक्सपेक्ट कि आपकी बीवी भी इसी ग्राउंड पे आपको छोड़ के चली जाए कि यार आप तो अब मतलब है कि नो गुड। देखिए, जब वही बात है कि जब ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होती है तो हम पूरी फैमिली को बिठा के काउंसल करते हैं, उसमें पेरेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें हस्बैंड भी आ जाता है, उसमें बच्चे भी आ जाते हैं, उसमें वो इंसान खुद भी होता है। हम यहाँ पे एक चीज़ मैं डॉक्टर साहब से रिलेट करना चाहूँगी कि जब किसी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, तो हम सबसे कहते हैं कि इससे हाइड कर दो, वो वैसे उसको कुछ ना हो, लेकिन जो हाइड करने वाला प्रोसेस होता है ना, उसमें ये लगता है कि शायद मुझे बहुत कोई अलमनाक बीमारी हो गई है और मैं ख़त्म हो जाऊंगा। हम कभी भी बैठ के उसको फेस टू फेस ये नहीं बताते कि भाई आपका ये प्रोसेस है, आप इस स्टेज पे हो, इतना टाइम लगेगा आपकी ट्रीटमेंट पे, इतनी जल्दी आपकी ट्रीटमेंट रिकवर हो जाएगी। हम कभी उसको फैक्टर्स नहीं बताते, हम उसको एक साइड कॉर्नर कर देते हैं, उससे ज़्यादा हम फैमिली को बता रहे होते हैं। भाई क्यों, हेल्थ उसकी है, हमने उसको बताना है, हम फैमिली को भी बताएंगे लेकिन हमने उसको भी बताना है। जहाँ पे हस्बैंड की बात आ जाती है, वही बात है कि उसको ये लगता है कि ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, मैं चली जाऊँगी इस दुनिया से तो मेरे हस्बैंड सेकंड मैरिज कर लेंगे, मेरे बच्चों पे माँ ले आएंगे। दैट वाज आल्सो द बिटर रियलिटी। बच्चों पे माँ आ जाए तो टेंशन नहीं होती, लेकिन उनकी बीवी आ जाती है, बच्चों की माँ नहीं आती। तो दैट वाज द फैक्टर कि उस टाइम पे हम अपने आप को टेक केयर नहीं कर रहे होते। प्लस ये भी होता है ना कि जब हम आउटसाइड की सराउंडिंग में जा रहे होते हैं,
तब भी वहाँ पे अगर हम वेल ड्रेस्ड होके जाएं, वन ऑफ माय पेशेंट, मैं वहाँ पे ये थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहूँगी, शी सेड इट कि मैं अपने बाप को बहुत कैरी करके बहुत कॉन्फिडेंस से गैदरिंग में जाती हूँ, लेकिन लोग मुझे वहाँ पे ये करते हैं कि ये देखो ये भी तो अभी ट्रीटमेंट से गुजरी है, ये इसने कैसे अपने आप को कैरी किया, अभी तक मैंने ये जुमले भी सुने हुए हैं। हाँ, ये अभी तक जिंदा है। मैंने तो सुना था 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा बंदा वो रहता है। मुझे समझ नहीं आती कि हाउ कैन वी बी दिस क्रूअल। और शी ऑल्सो सेड कि मुझे ये भी कहा जाता था कि कितनी वेल ड्रेस्ड हुई भी है, इसका तो कुछ पता भी नहीं लग रहा, तो दैट वर्ड्स ऑल्सो हिट्स द पर्सन। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमने बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स के इंटरव्यू किए हुए, ये जो मैं सारी बातें कह रही हूँ अपने आप से मैंने ये बातें सुनी भी हुई हैं, देखी भी हुई हैं और उनके ज़बानी भी सुनी हुई है। बच्चे बहुत मुतासिर होते हैं, यानी एक बच्चा जिसको ये हो जाए कि मेरी माँ को ये मसला है और फिर वो शायद मुझे छोड़ के चली जाएगी या जाने वाली है, उसके ट्रॉमा का कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि वो बच्चा किस दर्द और अजियत से गुजर रहा है, लेकिन हर आने वाला जो है मुसलसल याद दहानी करवा रहा होता है। इसके बारे में तो प्लीज़ गाइड करें कि हमें कम से कम वो जो एक जिसे कहते हैं इयादत के कुछ असूल तो पता हो, जो हमें सुन्नत भी बताया गया कि हम माँ के मरीज़ को और उसके घर वालों को बजाय डरा देने के कुछ मतलब उनको होप दें। अच्छा, इसमें पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि वो फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब फैमिली को ये बात पता लगती है तो फैमिली को उस इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, और अगर उसके बच्चे हैं तो उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि उसके हस्बैंड को भी सपोर्ट करना चाहिए कि इट्स ओके, ट्रीटमेंट हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे सर्वाइवल्स पेशेंट्स भी मैंने देखे हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहे हैं जिंदा, और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बहुत कम अरसे में किसी ने उनको कहा हो कि बस अब तो ये ख़त्म होने वाली है विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ्स, और ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर जो आउटसाइड की फैमिली आती है, जो एक्सटेंडेड फैमिली जिसको हम कहते हैं, उनके लिए मैं स्पेशली ये बात बोलना चाहूँगी कि देखें, हर इंसान एक अपनी स्ट्रगल से गुजर रहा होता है। वो किस स्ट्रगल से गुजर रहा है, किस फिजिकल हेल्थ से गुजर रहा है, प्लस मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है। हम आके उसको ये कहने के बजाय कि तुम जिंदा नहीं रहोगी, हमें उसका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए, हमें उसके बच्चों का सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए। अगर उसको किसी हेल्प की ज़रूरत है, हमें हेल्प करनी चाहिए। फाइनेंशियली भी हो सकती है, इमोशनली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है। और उस टाइम पे जो इंसान जो इस चीज़ से गुजर रहा होता है या उसकी फैमिली गुजर रही होती है, उनको जो सबसे बड़ी सपोर्ट चाहिए होती है वो इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है। तो वहाँ पे इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना या स्टेटमेंट यूज़ करने से बेहतर ये है कि आप उनको बोलें कि हम आपके साथ हैं इन एवरी स्टेप। आपकी मदर ठीक होके आएंगी, शी विल बी ऑल राइट, और कुछ भी ऐसा फैक्टर्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। प्लस इसके साथ मैं एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगी कि हम स्पोर्ट्स ग्रुप्स में भेजते हैं जो वुमेंस हैं, उनको भी जो हीलिंग या ग्रीफिंग के प्रोसेस में होती है, जो सर्वाइवल फेज में होती है, या जो उनके बच्चे होते हैं, हम उनको ग्रुप सेटिंग्स में भेजते हैं, जहाँ पे जो सर्वाइवल कैंसर पेशेंट्स होती हैं वहाँ पे वो बैठ के ग्रुप काउंसलिंग करती हैं, अपनी कहानियाँ भी सुनाती हैं, अपनी रूटीन्स भी बताती हैं, एंड दैट वाज द गुड कॉन्सेप्ट। तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा पाकिस्तान में ये चीज़ कम है, बट आउटसाइड ये चीज़ ज़्यादा है, और उसमें ये होता है कि वो बच्चे भी हील अप हो रहे होते हैं और वो इंसान जो वो औरत है वो खुद भी हील अप हो रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मल्टी सिस्टिक जैसे ओवरी होती है, ऐसे ब्रेस्ट भी होती है, बहुत सारी ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होता है, तो उधर तो उन्हें फील होती है और बाजू का छोटी छोटी गुठलियाँ भी फील हो रही होती हैं। सो अब वो लोग कितना एट थ्रेट होते हैं और उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जो ये आपने कहा फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ होती है और ब्रेस्ट में जिसमें आपने जैसे कहा दर्द होता है या गिल्टियाँ भी फील होती हैं, ठीक है। देखिए, हमारा हर दफ़ा जो भी ब्रेस्ट का कोई भी सिम्टम है उसमें हमारा प्रिंसिपल यानी हमारा अहम मकसद ये कि ब्रेस्ट कैंसर को रूल करना। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि उन ख़वातीन को हम लोग पेन वो करते हैं, कोई इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल या कोई ऐसी चीज़ें देते हैं जिनसे उनकी सिस वगैरह कम बने इस तरीके से। लेकिन मैं अपने हर मरीज़ को ये बताती हूँ कि इसमें आपको एक स्टोरी थोड़ी सी बताती हूँ। मेरी एक पेशेंट जो कि पढ़ी लिखी खातून, उनका वो हमारे पास इसी तरह फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ के साथ आई थी और उनको वो लम्प काफ़ी डिस्क्रीट लम्प था, उनको दर्द भी बहुत हो रहा था। तो इसलिए हम नॉर्मली इनकी सर्जरीज नहीं करते, लेकिन हमने उनको सर्जरी होगी उनकी, ठीक है। अब दिस इज़ अ वेरी एजुकेटेड वेरी अच्छी फैमिली से करती थी, पढ़ी लिखी, खुद भी टीच करती थी सब कुछ। उसके बाद वो 2 साल के बाद मेरे पास आई कि मेरे डॉक्टर साहब, मुझे 1 साल से एक और लम्प फील हो रहा है, लेकिन मेरा क्योंकि वो पहले भी ऐसे ही लम्प था तो ये भी ऐसे ही होगा, खुद से उन्होंने सोचा, एज्यूम कर लिया। और फरा जब मैंने उनका मायना किया, वो क्लिनिकली ब्रेस्ट कैंसर था
उसके बाद क्लिनिकली का मतलब जो मैंने जो उनको क्लिनिकली देखा हाथ उनके से सारे आपको हाथ से examine से ही देखे, पता चल हाथ गया। से हम उसको 100% नहीं कह सकते, जी। लेकिन हाथ से हम कहते हैं कि सस्पिशियस लम्प्स हैं। इसी तरह मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड में भी फाइंडिंग्स होती हैं जो बताती हैं कि ये लम्प जो सस्पिशियस है या ये बीनाइन या नॉन कैंसरस है। लेकिन जो प्रूफ कौन करता है, हिस्टोपैथोलॉजी यानी बायोप्सी। तो मैंने उनसे कहा कि आप पहले क्यों नहीं आई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं वो मेरा पहले वाला ठीक था। तो इसलिए देखें विमेन के अगर फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ बेशक डायग्नोज हैं, लेकिन उनको जब भी कोई लंप फील हो उनको जाके डॉक्टर को, वो भी किसको, सर्जन्स को, बेशक ब्रेस्ट सर्जन हो या जनरल सर्जन हो, उनके पास जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़वातीन गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। सो ये ब्रेस्ट का मामला जो है ये सर्जन्स, ब्रेस्ट सर्जन्स, जनरल सर्जन से बेहतर है क्योंकि वो हर वक्त करते हैं। हाँ, examinations तो कर रहे होते हैं, इसलिए drill में ये होते जो हैं। इसमें फाइब्रोसिस्टिक डिजीज जो होती है नॉर्मली ब्रेस्ट में नहीं कन्वर्ट होती। लेकिन देखिए इन साहिबा का मैंने आपको किस्सा सुना है जिनकी फाइब्रोसिस्टिक डिजीज इनिशियली थी, और अब वो उनको eventually- दोबारा किसी और दूसरी तरफ लंप हुआ, बट शी ऑटोमेटिकली अज्यूम्ड कि पहले तो वो वैसा ही होगा। वैसे ही होगा। तो अच्छा, ये है- रीलैप्स का भी थोड़ा सा बताइएगा। ये एक बहुत बड़ा कैंसर्स के साथ जो मसला है वो सब यही होता है कि यार ये तो जान छोड़ता ही नहीं, ये तो एक दफ़ा हो गया तो बस फिर आप कुछ भी करवा लें तो ये तो होता रहेगा और खुदा न खास्ता ही आपकी जान लेकर ही छोड़ेगा। इसके बारे में कुछ बताइए कि ये जो एक खतरा, फिर हम इसके बहुत ज़्यादा जैसे ईशा ने तलवार बात की। लटक रही है कि हाँ। बस किसी वक्त भी दोबारा। देखिए फरा, जो ब्रेस्ट कैंसर है ये जो बीमारी है लोकल बीमारी यानी ब्रेस्ट पे, उसके अलावा ये अपने ब्लड के थ्रू ये जाके बोन्स में, लंग्स में, लिवर में बैठ जाता है, ठीक है। और फिर अगर वो जाहिर हो जाए तो उसको मेटास्टेसिस या स्टेज 4 कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कीमोथेरेपी उनको बताई गई है। जी। कुछ लोगों को कीमोथेरेपी जिनके बहुत ही इस तरह के ख़तरनाक नहीं निकलता हिस्टोपैथोलॉजी में या रिपोर्ट के बाद, उनको नहीं होती। लेकिन जनरली जो कीमोथेरेपी हम इसीलिए करते हैं कि वो जो सेल बैठ गए जो हमने जब पहले स्क्रीन किया, देखिए मरीज जब हमारे पास आता है तो हमने एक तो टेस्ट किया जिसमें हमें पता चला कि कैंसर है कि नहीं। दूसरा टेस्ट हम करते हैं देखने के लिए कि वो बाहर सीटी स्कैन एब्डोमेन करेंगे, पेट का, लंग्स का या हड्डियों का बोन स्कैन देखने के लिए कि वो कहीं उधर तो नहीं डिजीज फैल तो नहीं। लेकिन ये जो माइक्रो मेटास्टेसिस कहलाती हैं ये जाके बैठ गई, नज़र भी नहीं आ रहे। लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट पूरा नहीं किया मुकम्मल तो ये आपके रिलैप्स हो जाएंगे। अच्छा, तो इसीलिए देखें हर कैंसर पेशेंट का फॉलोअप होता है। अब जैसा कोई पेशेंट है उसको कहेंगे कि एवरी 3 मंथ्स उनको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है शुरू के 2 साल, सही। ताकि डॉक्टर उनका मायना करके देखे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं नमूदार हो रही। फिर एनुअली मैमोग्राम उनका होता है। इसी तरह 2 years तो जो है 3 years एवरी 6 months, यानी 5 साल तो आपको वो फॉलोअप कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा आप उनको जैसा जिन लोग के ईस्ट्रोजन रिसेप्टर या प्रोजेस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव यानी हार्मोनल इन्फ्लुएंस वाले ट्यूमर होते हैं उनको आप अक्सर दवा खाने को देते हैं जो 5 से 10 साल के लिए लोग लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह हम रिलैप्स को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए अगर एक छाती में कैंसर हो गया तो देयर इज पॉसिबिलिटी दूसरे ब्रेस्ट में हो जाए। बिल्कुल। तो इसीलिए इसको मतलब ये चीज़ें हम कर सकते हैं कि जिससे हम उनको या तो रोके जाएं, जैसे हम कीमोथेरेपी होगी तो आप एक तरह से रिलैप्स को रोक रहे हैं। अगर आप डॉक्टर ने बताया कीमोथेरेपी लेकिन आपने नहीं कराई तो फिर आपके चांसेस ऑफ जैसे ओवेरियन कैंसर के लिए भी बल्कि शायद सिरेविक्स के कैंसर के लिए आ चुकी हुई है एक वैक्सीन। जी जी जी, कि आप लगवा लीजिए ये तो तो आप उससे उससे सर्वाइकल बच जाएंगी, कैंसर है ना? बिल्कुल वो बहुत जी। और उसके बारे में भी अवेयरनेस नहीं है और जी। ख़वातीन वो लगवाती नहीं है। इसी तरह कैंसर के बारे में पूरी दुनिया में इम्यूनोथेरेपी की बात हो रही है। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ अभी तक क्यों हम रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी के ऊपर एंड इम्यूनोथेरेपी क्यों नहीं हम भी लेकर आ रहे उसी तरह जैसे इंटरनेशनली कर लिया है जी लोगों जी ने? जी। वैसे इम्यूनोथेरेपी में ये कि जो हम हर्सेप्टिन एक ड्रग देते हैं वो है इम्यूनोथेरेपी है। ठीक है। लेकिन आप जो बात आपकी मैं समझ रही हूँ आपके इम्यूनाइजेशन जी, क्यों नहीं है, immunization, हाँ। बिल्कुल। लेकिन वो ब्रेस्ट कैंसर में है ही नहीं। अगर होती जैसे सर्वाइकल कैंसर में वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV के अगेंस्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है कैंसर उसमें। लेकिन हमारे ब्रेस्ट कैंसर में कोई ऐसी चीज़ इवॉल्व नहीं हुई है। बिल्कुल। तो ब्रेस्ट कैंसर में सिर्फ यही है कि आप खुद केयरफुल रहें, खातून होने की वजह से, अपने एज की वजह से, अपनी फैमिली हिस्ट्री की वजह से, और अपना जैसा या तो एनुअल मैमोग्राम कराएं जिसमें आपको उस वक्त भी पता चल जाएगा जब कुछ नहीं है, या फिर आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एटलीस्ट करती रहें। बिल्कुल करती। क्योंकि जैसे आपने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जिक्र किया, आप देखिए कि ये ट्रांसमिट होता है कि मल्टीपल आपके पार्टनर्स हों। बिल्कुल। और देखिए एडल्ट्री या ये इसको मजहब ने जो रोका है उसने इसे गुनाह अजीम करार दे के रोक दिया। हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इसके हेल्थ इश्यूज के
HIV एड्स ज़्यादातर इससे फैलता है। बिल्कुल ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि हो सकता है कि मर्द कुछ इस तरह की हरकतों में मुलविस हो लेकिन बीवी को वो इन्फेक्ट कर दे बिल्कुल सही। और बीवी जो है उसकी वजह से इस मोहलिक कैंसर का शिकार होकर बिल्कुल डेथ सही। का शिकार हो जाए। सो इट्स नॉट अ सोशल क्राइम ओनली, इट हैज़ इट्स इम्प्लीकेशंस जो कि फिजिकली मैनिफेस्ट होती हैं, बीमारियों की सूरत में आती हैं। जी। सो हमें ये जो गाइडलाइंस हैं ये हमारे लिए बहुत अहम है। जैसे हमने शुरू यहाँ से किया कि मजहब कहता है 2 साल दूध पिलाओ, बिल्कुल देखें, और हम नहीं पिलाते, और बाद में एक ये भी साइंस कहती है कि वही दूध जो है वो जमना और उसकी वजह से जो रप्चर होती हैं अंदर कैन लीड टू कैंसर्स, कि हम मतलब किस तरह से इग्नोर करते हैं गाइडलाइंस को, हम प्रॉब्लम देखिए, और हमें 1400 साल पहले ये गाइडलाइन दे दी, वरना सब देखिए नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग का तो इतना वो था और हम ही नहीं समझते हैं कैसे। हमें रोका अल्लाह ताला ने कि यार एक से ज़्यादा जो है वो रिश्ते नहीं रखने इस नहीं, तरह जी, के, बिल्कुल। तो करीबी ताल्लुकात आपके नहीं होने चाहिए, लिमिट करें उनको, तो उसकी कोई मतलब कोई सोशल वजह होगी, उसकी बहुत बड़ी ये वजह हेल्थ रीज़न है कि आप HIV एड्स का शिकार हो जाएंगे, आप ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो है वो शिकार हो जाएंगे, इन्फेक्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, अभी हम इसे वाइंड अप करें तो क्या बताएंगी आप डॉक्टर ईशा के व्हाट टू डू? अच्छा, इसमें मैं पहली चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि जब किसी इंसान को ब्रेस्ट कैंसर का पता लग जाता है, या वो सर्वाइवल फेज़ में है या वो हीलिंग फेज़ में या वो इनिशियल फेज़ में है, मैं सबकी बात करूँगी कि उनको जब ये पता लग जाता है तो फिज़िकल हेल्थ तो वो ले रहे हैं, साथ साथ वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वहाँ पे उनको मेंटल हेल्थ भी लेनी चाहिए। सबसे पहले उसमें फैमिली सपोर्ट आ जाती है। द सेकंड थिंग इज़ प्रोफेशनल हेल्प। अब जैसे मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल की बात करूँगी कि जब हमारे पास कोई ब्रेस्ट कैंसर से आता है तो फर्स्ट दे गो टू द ब्रेस्ट कैंसर सर्जन, तो वो जहाँ पे वो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, देन वी गो टू दैट पेशेंट एज अ साइकोलॉजिस्ट कि हम उसकी मेंटल हेल्थ देखें और उसकी साइकोथेरेपी प्रॉपर साइकोथेरेपी करें, क्योंकि ये एज अ टीम हम लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं अंडर द सेम रूफ, कि हर कोई अपना काम कर रहा होता है, रेडिएशन वाले अपना काम कर रहे होते हैं, ताकि उसको एक मोरल और सपोर्ट मिलती रहे। और ये सपोर्ट जो बहुत ज़रूरी है। थर्ड थिंग इज़ कि वो खुद मेडिटेशन करे, योगा की तरफ जाए, हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, वो चीज़ें उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और सोशल ग्रुप्स उसको ज्वाइन करने चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ डॉक्टर सारा वाइंड अप में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिफीट किया हुआ है, जो सर्वाइवर है, बहुत सारे ऐसे लोग, वेस्टर्न लोगों की कहानी है कि उनको डॉक्टर ने कह दिया कि नो होप विद एनी कैंसर, आपके पास, और डेज बता दिए कि मैक्सिमम इतना टाइम है, एंड देन दे चेंज देयर लाइफस्टाइल। एंड इसमें मैं बार बार जिक्र करती हूँ क्योंकि मैंने ये रिसर्च पढ़ी कि विटामिन B17 जिसे कहते हैं, जो कि एक थोड़ा सा पॉइजन है, उसका नेचुरल फॉर्म खुबानी के जो बीज हैं, जो बादाम होते हैं उसके, उसमें होता है कि आप 3 वो लें, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वान्टिटी जो है वो इज़ फाउंड इफेक्टिव, कि वो थोड़ा सा ख़त्म करता है कैंसर के उसको, रोज़ा, कि आपका जिस्म जो है वो मैलिग्नेंसी के जितने इस तरह की सेल्स हैं उनको ख़त्म करता है, उनको पर्जिंग होती है बॉडी के अंदर ये। सो ये सारी चीज़ें भी तो बहुत अहम हैं कि आप, जैसे ईशा जिक्र कर रही हैं, कि आप अपनी मेंटल स्टेट को चेंज करके बीमारी से लड़ सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नहीं, ये वाकई बहुत अहम है। और हम देखिए, मैंने देखा, जैसे आपने कहा, जो लोग पॉजिटिव होते हैं, जो हमेशा, और हम कहते भी हैं कि स्टे काम एंड फाइट ऑन, मतलब अगर आपको पता चल गया कि मुझे ये बीमारी है, पहले तो एक तो बीमारी मालूम करें कि है भी कि नहीं, ये डिनाइल में ना रहें, घर में बैठे हुए हैं वो लंप लेके। हम तो बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि मरीज, जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि मरीज उसको रोके बनस्बत हमारे पास इलाज के लिए आए। तो आप घर में बैठे होंगे, ये करें वो करें जो भी, लेकिन आप आ जाएं, उसके बाद उसको जब पता चल गया है तो देखिए हाथ पांव छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे आपने कहा, जितने आप पॉजिटिव होते हैं अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। और जैसे इन्होंने कहा कि आप ग्रुप थेरेपी ज्वाइन कर लें, अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको कोई स्ट्रेस फाइट करने की टेक्निक्स बताते हैं। वो मैं और आप शायद इस तरह ना कर सकें, समटाइम कोई किसी को आपको मदद की ज़रूरत हो, पहले जाने कि मेरा वाकई मसला बड़ा है, और इट्स ओके टू बी नॉट ओके, ये भी ज़रूर, क्योंकि कभी कभार हम कहते हैं हम क्यों ऐसा हो रहे हैं, हमें होना नहीं चाहिए, और इसमें हमारे रिश्तेदार भी कहते हैं क्या हो गया, बस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखेंगे कि जिस खातून को पता चल जाए मुझे कैंसर है, तो वो एकदम से एक शॉकिंग तो चीज़ें हमें बताना मुश्किल हो जाता है फरा। बिल्कुल। हम जब उनको बताते हैं, आई ऑलवेज काउंसिल देम, स्पेशली जब डायग्नोज नहीं होता लेकिन मुझे लग रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर है, यू नो, कभी कभार बगल में भी नोड्स हैं, लम्ब भी बिल्कुल ऐसा है, तो मुझे पता है दिस इज मोस्ट प्रॉब्ली अ कैंसर। ओके,
ओके चलें हम इसको वाइंड अप करेंगे। आपकी प्रेजेंस का बहुत शुक्रिया, टाइम एंड शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर सायरा, ईशा, ईशल आपका बहुत शुक्रिया। ईशा आप यहाँ पर आई हैं बीइंग साइकोथेरेपिस्ट, आपने कुछ टिप्स शेयर की हैं, उसका बहुत शुक्रिया। और एक छोटा सा ना हमने अक्सर वाकया सुना, मैं उसके साथ ही इस सेशन को वाइंड अप करूँगी कि एक तूफ़ान आया, एक शख्स जो है वो बैठा हुआ दुआ कर रहा था, या अल्लाह मियाँ मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। एक कश्ती वाला गुजरा, उसने कहा आ जाओ मैं तुम्हें बिठा लेता हूँ। उसने कहा नहीं मुझे अल्लाह मियाँ बचा लेगा। वो एक और कश्ती उसके बाद आई, उसने भी कहा आ जाए आपको बचा लेते हैं, अल्लाह मियाँ बचा लेगा। तीसरी भी उसने नहीं अवेल की वो ऑफ़र, इवेंचुअली वो डूब गया तो अल्लाह के हजूर पेश हुआ, तो मुकालमा हुआ, तो उसने कहा अल्लाह मैंने इतनी दुआएं की, मेरी मतलब मुझे बचा लेते आप। तो अल्लाह ताला ने कहा जो 3 कश्तियाँ आई थी वो किसने भेजी थी। सो बाज़-औक़ात हमारा अर्ली डायग्नोसिस और हमें एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल होना, ये भी अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग होती है। सो जितना जल्दी हम उसको अवेल करें, जो कि आजकल की दुनिया में हर एक के पास है कि आपको कोई भी मसला फील हुआ है प्लीज़ रिपोर्ट एंड देन गेट द ट्रीटमेंट। उसके बाद की बात है कि उसका नतीजा क्या निकलता है, इंशाल्लाह वो सब भी बेहतर होगा अगर आप उस मर्ज़ से लड़ने का हौसला अपने अंदर रखेंगे। विद दिस आई विल वाइंड अप। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसी के साथ मैं आप सब से इजाज़त लूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।